हेलो एवरीवन, हम लोग बिना टाइम वेस्ट करे आज बस एक छोटे से टॉपिक को रिवाइज करते हैं विच इज योर डिमांड कर्व स्लोपिंग डाउनवर्ड्स। डिमांड कर्व क्या होता है, डिमांड कर्व कैसे आता है, डिमांड क्या होती है, इन सारी ही चीजों को हम लोग पहले के लेक्चर्स में समझ चुके हैं। आज हमें ध्यान देना है इस छोटे से टॉपिक पे जो बात करता है व्हाई द डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्या रिलेशन है इसमें एंड व्हाई डू वी से दैट द लॉ ऑफ डिमांड जो बताता है कि योर डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस। प्राइस के हेरा फेरी से, प्राइस के बदलने से, प्राइस के रिड्यूस होने पे आपकी डिमांड बढ़ती है। ध्यान रहे ये बात, जो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ प्राइस बढ़ भी रहा है। नहीं, हम लॉ ऑफ डिमांड में सिर्फ एक ही डायरेक्शन में एक चीज एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे जैसे किसी चीज का प्राइस रिड्यूस होता है, आम आदमी, नॉर्मल जनता उस चीज की डिमांड बढ़ा देती है। एक आईफोन 12 आज के टाइम पे अगर मार्केट प्राइस 1 लाख रुपीज रख रहा है, दूसरे ही जगह अगर आप दूसरे शॉप में जाते हैं, आप ऑनलाइन उसके प्राइसेस चेक करते हैं, सेम आईफोन विद ऑल द फीचर्स सेम, एवरीथिंग इज कांस्टेंट, आपको 90,000 रुपीज में मिल रहा है। तो आप लाइव वही फोन खरीदेंगे या आप ऑनलाइन वो फोन खरीदेंगे, क्योंकि आपको 10,000 रुपीज की सेविंग हो रही है। सो एज अ बायर, एज अ नॉर्मल हाउस होल्ड बायर, आप हमेशा चाहेंगे कि आप कम से कम प्राइस पे करें और ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीदें, ज्यादा से ज्यादा उस चीज की वैल्यू को यूटिलाइज कर पाए। So let's start with our further discussion on the reasons of downward sloping. सबसे पहले ही वो बात करता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मैम, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट कंज्यूम करा, फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत भूख लगी है और वो भूख लगी है तो आपको अब खाना खाना है, आपके पास कुछ नहीं है घर में खाना खाने के लिए, आपने रोटी बनाई, बहुत सारी रोटी बनाई, एक आदमी का एक रोटी से तो पेट भरता नहीं, आपने बहुत सारी रोटी बनाई, पहली रोटी में मस्त घी लगा के आपने उसको खाया क्योंकि अभी आपको भूख लगी है। तो आपका जो सेटिस्फैक्शन है वो बढ़ रहा है या कम हो रहा है? आपका सेटिस्फैक्शन बढ़ रहा है क्योंकि भूख कम हो रही है। तो जहां एक रिलेशन है सेटिस्फैक्शन का, वो बढ़ रहा है, वहीं जो आपकी भूख थी वो कम हो रही है। ये है आपका सेटिस्फैक्शन, ये है आपकी भूख। आपने सेकेंड रोटी खाई क्योंकि भूख खत्म नहीं हुई है, भूख अभी भी कम हो रही है, खत्म नहीं हुई है। तो अब आपने सेकेंड रोटी खाई, आपका सेटिस्फैक्शन और बढ़ा, आपकी भूख और कम हुई। आपने थर्ड रोटी खाई, आपका सेटिस्फैक्शन और बढ़ा, आपकी भूख और कम हुई। चौथी रोटी पे आप ऐसे हो रखे हैं कि भैया मेरा पेट भरने वाला है, मैं पूरी रोटी नहीं खा पाऊंगा, लेकिन फिर भी आपने अपनी पूरी रोटी खत्म करी, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बोला गया है कि आपको खाना फेंकना नहीं चाहिए। आपको पता है आप आधी रोटी खा सकते थे और आधी रोटी किसी और को दे सकते थे, लेकिन आप उस पूरी रोटी को खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपका सेटिस्फैक्शन इस थर्ड यूनिट पे ऑलरेडी पूरा हो चुका था, फोर्थ यूनिट पे सेटिस्फैक्शन कम होना स्टार्ट हुआ क्योंकि आपने बेमन खाया है। बट भूख लगनी खत्म हो चुकी है, भूख लगनी उस फोर्थ यूनिट पे जीरो हो चुकी है। जीरो क्यों हो चुकी है? क्योंकि अब इसके आगे आप नहीं खा सकते, आपका पेट अब आपका साथ नहीं देगा, तो भूख लगना कम हो गई, सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा कम होना स्टार्ट हुआ। ये दोनों का जो रिलेशनशिप है, व्हेन द टोटल यूटिलिटी, टोटल सेटिस्फैक्शन is increasing, your marginal utility derived from that unit is declining. जब आप मैक्सिमम पे पहुंच जाते हैं तब आपका मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाता है, आपका पेट भर गया, आप 100% सेटिस्फाइड हैं। एकदम से पापा ने बोल दिया बेटा एक रोटी और खा ले, बेटा मेरे से नहीं खाया जा रहा, आपने प्यार में पापा को हाँ तो कर दिया, भूख तो आपको अभी भी नहीं थी। यहाँ पे जैसे ही आपकी भूख के बिना आपने उस रोटी को कंज्यूम करा, एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है अपना मार्जिनल यूटिलिटी। इसीलिए आपने फर्स्ट चैप्टर में ध्यान दिया होगा कि एक्स एक्सिस के नीचे भी एक छोटा सा पॉइंट आ जाता है, और वो पॉइंट सिर्फ इतना बताता है कि आपका मन नहीं था, फिर भी आपने उस रोटी को कंज्यूम कर लिया। वेयर एज जब हम सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं तो सेटिस्फैक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि पापा के प्रेशर में, पापा की डांट से रोटी तो खा ली पर मन नहीं था। मैम ये क्या आप रोटी दाल चावल का एग्जाम्पल दे रही हैं? बेटा इससे ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं है। आप अपना अभी डिनर करेंगे, आप लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप ट्राई करना,
एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका खाना खाना बंद हो जाता है, आपकी वो जो एक्टिविटी है वो बंद हो जाती है। रीजन बीइंग कि आपने वो खाना जो शुरू करा था जिस डिजायर से कि मुझे भूख लग रही है, मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, मुझे कैलोरीज चाहिए, वो सर्टेन चीजों को कंज्यूम करने के बाद डिराइव हो चुकी है। सो दिस इज द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब मार्जिन यूटिलिटी जैसे जैसे यूनिट बढ़ते हैं मार्जिन यूटिलिटी कम होनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब एज अ कंज्यूमर अगर आपको एडिशनल यूनिट के लिए कोई बंदा बोल दे पैसे निकालो, तो क्या आप निकालेंगे? आप बिल्कुल पैसे नहीं निकालेंगे उस चीज के लिए। आप बल्कि उसे ये बोलेंगे कि अरे तुम पैसे कम करो तो मैं खरीदूं भी, अब तुम पैसे नहीं कम करोगे मैं क्यों खरीदूंगा। सिंपल सा मतलब कि जब किसी भी चीज के लिए, अभी तो ये आपके घर का एग्जाम्पल था, यहाँ पैसे इन्वॉल्व नहीं थे, अब यही चीज अगर आप मार्केट में करें, आप मार्केट में जाएं और किसी प्रोडक्ट को खरीदें और जब उस प्रोडक्ट को पूरा यूज करने के बाद उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है, तब आप मार्केट में डिमांड करते हैं कि सेम गुड का अगर मुझे प्राइस थोड़ा सा कम मिले तो मैं खरीदने का सोचूं, वरना मैं नहीं खरीदूं। तो कहीं ना कहीं जब मार्जिनल यूटिलिटी कम हो रही होती है, क्वांटिटी बढ़ रही होती है, अब इस एडिशनल क्वांटिटी के लिए आप कम से कम प्राइस देना चाहेंगे एज अ नॉर्मल कंज्यूमर। यही चीज हमारा लॉ ऑफ डिमांड बताता है। अब इन दोनों में रिलेशन क्या है, हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, वो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। ये बोलता है दैट हाउ द लॉ ऑफ डिमांड इज डिराइव फ्रॉम द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व बनाया है। लेट्स से फर्स्ट यूनिट डिराइव करने से आपको 40 यूटिल्स सेटिस्फैक्शन मिला, सेकेंड यूनिट डिराइव करने से आपको 30 यूटिल सेटिस्फैक्शन मिला, सिमिलरली थर्ड और फोर्थ यूनिट डिराइव करने से आपको रिस्पेक्टिवली 20 और 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको भी पता है कि ये इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन द क्वांटिटी एंड योर यूटिलिटी। फर्स्ट यूनिट पे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है, सेकेंड यूनिट पे एडिशनल यूनिट से आपको कम सेटिस्फैक्शन मिलता है, थर्ड यूनिट से आप उसकी यूटिलिटी में और डिक्रीमेंट पाते हैं, फोर्थ में और वो डिक्रीज हो जाता है, और जब आप इसको ज्वाइन करते हैं तो ये हो जाता है एमयू। अब अगर हम इस एमयू को अज्यूम कर लें, इन आर अजम्पशन अगर हम इस एमयू को मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ योर कमोडिटी एक्स हम अज्यूम कर लें कि ये 1 रुपी के बराबर है, इसे हम प्राइस से अगर इक्वेट कर दें तो जहां जहां आपका 40 यूटिल्स है वहां वहां आपका ये 40 रुपीज बन जाएगा। ये हो गया 40 रुपीज, क्योंकि हमें लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, तो अपने को ये इसीलिए अज्यूम करना पड़ रहा है। सिमिलरली 30 यूटिल्स के को हमने इक्वेट कर दिया 30 रुपीज से, सिमिलरली आपने 20 इक्वेट करा और आपने 10 इक्वेट करा। अब कहने का मतलब है दैट the explanation is based on the assumption that 1 rupee is equals to 1 util। ये रहा आपका यूटिलिटी और ये अब आपका हो गया प्राइस। अब वो कह रहा है दैट एमयू कर्व डेमोन्स्ट्रेट्स द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हाँ, अब ये चीज तो हमें अपने को अच्छे से पता है। नाउ व्हेन 1 यूनिट इज कंज्यूम्ड और परचेज मार्जिनल यूटिलिटी इज 40, ये हम देख सकते हैं। सिमिलरली व्हेन एडिशनल सेकेंड यूनिट इज कंज्यूम तो आपका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो रहा है। ये सारे पॉइंट्स हमने प्लॉट कर दिए। अब हम उसे डिमांड से कैसे कंपेयर कर रहे हैं। नाउ जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं दैट प्राइस एक्स, ये प्राइस एक्स है, ये 40 रुपीज है, इसके बदले में आपने जो क्वांटिटी डिमांड करी है वो 1 है। जैसे ही प्राइस रिड्यूस हो गया आपने क्वांटिटी डिमांड कर ली 2। थर्ड यूनिट पे आपने 20 रुपीज पे आपने 3 यूनिट डिमांड करे और 10 रुपीज में आपने फोर्थ यूनिट को डिमांड करा, 4 यूनिट्स डिमांड करे। Again, we can see that this figure demonstrates that Px is equals to 40, whereas your quantity is 1. When your Px is 30, your quantity is 2, and so on. So this is just trying to explain and just trying to imply one thing, that your quantity increases, आपकी quantity increase होती जा रही है जैसे जैसे आपके price reduce हो रहे हैं। So इसीलिए ये चीज आपको बोली जाती है that the law of demand is derived from law of diminishing marginal utility।
क्योंकि अगर हम यूटिल्स को इक्वेट कर दें, हर एक पाई का वैल्यू निकालें, हर एक बाइट का प्राइस में वैल्यू निकालें, तो जैसे जैसे प्राइस कम होगा आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी। और जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका जो डिमांड कर्व है वो फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग है। सो दिस प्रूव्स दैट द रिलेशनशिप बिटवीन डीएमयू एंड law of demand is inversely related. Hence, we see that the demand curve is downward sloping. I hope the concept is clear to you all. Next concept बात करता है substitution effect की। अब substitution effect में अगर हम समझे कि substitute goods का मतलब होता है फॉर एग्जाम्पल टी या कॉफी। आप टी या कॉफी को substitute goods मान लें, आप पेन या पेंसिल को substitute goods मान लें। substitute goods का सिंपल सा मतलब होता है किसी गुड की जगह। सर्दी का मौसम है, आपको कुछ गर्म चीज पीनी है, या तो आप टी पिए या कॉफी, आपको सेटिस्फैक्शन उतना ही मिल रहा है। गर्मी का मौसम है, आपको कुछ ठंडा खाना है, या तो आप आइसक्रीम खा लें या कोल्ड कॉफी पी लें, आपको कुछ ठंडे खाने से मतलब था, ठंडा पीने से मतलब था, ठंडी चीज से मतलब था, तो आप जो भी चीज यूटिलाइज करेंगे वो आपके लिए सेम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। अब ये पॉइंट बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में, जैसा कि लॉ ऑफ डिमांड चेंज हो रही है प्राइस के चक्कर में। प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस रिड्यूस हो रहा है या प्राइस इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम देखें इस पॉइंट में अपने सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के लिए, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम टी की बात करें, टी का सब्स्टिट्यूट कॉफी है। जब टी का प्राइस 10 रुपीज था, क्वांटिटी डिमांडेड 10 थी। जब कॉफी का प्राइस 10 रुपीज था तो कॉफी की क्वांटिटी भी 10 यूनिट्स थी। मैम ये 10 क्यों है, क्योंकि आपकी इनकम दोनों ही केसेस में कॉमन है। आपके पास 100 रुपए पॉकेट मनी है और आपको चाय पीनी है, 10 रुपए की चाय है तो आप 10 क्वांटिटी पी पा रहे हैं। 10 रुपीज की कॉफी है तो आप 10 क्वांटिटी कंज्यूम कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे इनकम तो कांस्टेंट है, प्राइस भी कांस्टेंट है, तो चाहे आप टी लें या कॉफी कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। नाउ लेट्स से इन दिस एग्जांपल कॉफी का प्राइस इंक्रीज हो जाता है, कॉफी का प्राइस चेंजेस टू 20 रुपीज। अब आप कितनी क्वांटिटी कॉफी की लेना चाहेंगे, आप सिर्फ 5 क्वांटिटी कंज्यूम कर सकते हैं। वेयर एज अगर एक कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन की बात करे, उसको तो मतलब था कि मुझे कोई गर्म चीज पीनी है, अब मैं 10 रुपए की चीज को 20 रुपए में खरीद के क्यों पीऊं, जब मुझे ऑलरेडी मार्केट में टी मिल रही है एग्जिस्टिंग प्राइस पे। सो कहीं ना कहीं पे कॉफी के प्राइस में इंक्रीज होने के वजह से आपकी टी की डिमांड बढ़ गई है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट गुड्स का इम्पैक्ट समझ में आ रहा है। याद रहे कि जब सब्स्टिट्यूशन की बात होती है तो एक्स एक्सिस में हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया जाता है, जो इस केस में टी है। वेयर एज जो प्राइस जो वाई एक्सिस पे हम लेते हैं वो हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल अपने लिए प्राइस है, वो भी किसका, कॉफी का। तो जब टी का डिमांड 10 था, अब कॉफी का प्राइस बढ़ने से आपकी टी में ज्यादा डिमांड आ गया। 30 रुपीज में आप पहले 10 यूनिट्स ऑफ टी कंज्यूम कर रहे थे, आप 10 रुपीज ऑफ कॉफी में, सॉरी माय बैड, आप 10 रुपीज ऑफ कॉफी में पहले 10 यूनिट्स ऑफ टी कंज्यूम कर रहे थे क्योंकि दोनों का प्राइस सेम था। अब आपका प्राइस जब कॉफी का बढ़ गया, आपका प्राइस जब कॉफी का 20 रुपए हो गया, तो आपका टी का कंजम्पशन बढ़ गया। और जैसे ही टी का कंजम्पशन बढ़ा, फिर से अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, भी ये 20 हो चुका है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपना डिमांड का फिर से डाउनवर्ड स्लोपिंग निकल के आ रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बस इतना कहने की कोशिश कर रहा है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर आपका किसी एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ा दिया जाए तो दूसरी कमोडिटी में उसके जो बायर्स होते हैं वो स्विच हो जाते हैं। दैट इज सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ योर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। टॉकिंग अबाउट इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट में बस ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे इनकम के बढ़ने या घटने की बात नहीं हो रही है। याद रहे हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस की बात होती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इनकम, आपके पास 1000 रुपीज है, आपको मैगी खानी है, अगर मैगी का मार्केट प्राइस आज के टाइम पे 50 रुपीज है, तो आप कितने यूनिट्स ऑफ मैगी परचेज कर पाएंगे, 20 यूनिट्स। ऑन द अदर हैंड आपको वाई वाई खाने का मन है,
वाई भी आपको सेम प्राइस में मिल रहा है 50 रुपीज में, आप कितना क्वांटिटी खरीद सकते हैं? मैम कैसी बातें करी हैं, तो सेम ही हो गया, आपने दोनों एग्जाम्पल सेम क्यों दे दिए? मैंने आपको दोनों एग्जाम्पल सेम इसलिए दे दिए बिकॉज मुझे यहाँ पे अब इनकम का कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन करना है। नाउ लिसन टू माई क्वेश्चन, जस्ट इन केस वाई के केस में अपने पास इनकम बढ़ जाए, मेरे पास 1200 इनकम हो जाए, तो मैं कितने यूनिट्स ऑफ वाई खरीद सकता हूं व्हेन माय प्राइस इज कांस्टेंट? मैम फिर इस केस में हम लोग 5 2 10, 5 4 20, 24 यूनिट्स खरीद पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज आपकी इनकम बढ़ गई। अब ऑब्वियस सी बात है, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, बट क्या यहाँ पे प्राइस का कहीं रिलेशन आया? यहाँ पे प्राइस का रिलेशन कहीं पे भी नहीं आया। मैम दिस एग्जाम्पल इज नॉट यूजफुल फॉर अस। वेरी नाइस, यही मुझे समझाना। अब अगर हम सिर्फ और सिर्फ मैगी की बात करें, जब मैगी का प्राइस 50 था, आपने क्वांटिटी डिमांड करी 20, नाउ लेट्स से आपका मैगी का प्राइस रिड्यूस हो गया 2 रुपीज 10, तब आप बताइए, सारी चीजें कांस्टेंट हैं बट उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होने से अब आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं? मैम 1000 डिवाइडेड बाय 10, हम 100 यूनिट्स डिमांड कर सकते हैं। तो 100 यूनिट्स, अब आपकी क्वांटिटी में इंक्रीमेंट आ गया, क्यों? क्योंकि आपका प्राइस रिड्यूस हुआ। प्राइस रिड्यूस हुआ तो आपकी रियल इनकम बढ़ गई। रियल इनकम का मतलब है कि इनकम तो उतनी थी पर उससे निकल रही वर्थ इंक्रीज हो गई। वर्थ कैसे इंक्रीज हुई? क्योंकि जो कमोडिटी हमें खरीदनी थी उसका प्राइस रिड्यूस हो गया। सो दिस इज योर इनकम इफेक्ट। अब आप इसे रीड करिए। The income effect tells that the real income of the consumer rises due to the fall in the price level. So they purchase more and more goods when the price falls. This is said to be the income effect. So I hope the difference is clear when it comes to कि income बढ़ गई और आप दूसरा quality of good खरीदना चाह रहे हैं, बट यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड बात नहीं कर रहा है। दिस इज नॉट बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दिस कॉन्सेप्ट। हम किस चीज की बात कर रहे हैं कि आपका कमोडिटी भी सेम है मैगी, उसी के ही प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं और हमारी इनकम कांस्टेंट है। So that is why these two examples were necessary for me to make you understand the concept of income effect. अब हम बात करते हैं न्यू बायर्स एंड ओल्ड बायर्स की। अब आप मुझे ये बताइए न्यू बायर्स का क्या मतलब है? न्यू बायर्स का मतलब है बिग बाजार। बिग बाजार में, बिग बाजार एक ऐसा डिपार्टमेंटल स्टोर है जहां पे हर तरीके के गुड्स अपने को मिलते हैं। अब अगर कोई बंदा, बिकॉज बिग बाजार में न्यू बायर्स भी है, ओल्ड बायर्स भी है, आप तो अपने कमोडिटी लेने गए थे, आपको तो पता था आपका मंथली क्या राशन पानी लगता है, आप वो लेने चले गए। अब एकदम से आपको उसी राशन पानी पे डिस्काउंट मिल जाए तो क्या आप उतनी ही क्वांटिटी खरीद के आएंगे या आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी? क्या आपके पापा नहीं कहते कि ये सस्ता मिल रहा है तो हम 3 महीने के लिए ले लेते हैं या हम इसे 2 महीने के लिए ले लेते हैं? तो कहीं ना कहीं पे प्राइस रिड्यूस होने से आपने क्वांटिटी को एक्स्ट्रा डिमांड कर लिया। सिमिलरली आपने नोटिस करा होगा कि बिग बाजार में स्पेशली ड्यूरिंग 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसे अलग अलग स्पेशल डेज पे बहुत ज्यादा ही डिस्काउंट होता है। जब ज्यादा डिस्काउंट होता है, जब कमोडिटीज के प्राइसेस में रिडक्शन होता है, तो ज्यादा से ज्यादा बायर्स उसको खरीदने की कोशिश करते हैं। उसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जहां मार्केट में ओल्ड बायर्स भाग रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मार्केट में न्यू बायर्स भी भाग रहे होते हैं। ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। इन सबके पीछे कहानी क्या थी कि प्राइस रिड्यूस हो गया। अब चाहे वो डिस्काउंट के वजह से रिड्यूस हो, चाहे किसी कॉम्बो ऑफर के चक्कर में रिड्यूस हो, या कोई बोनांजा ऑफर के चक्कर में रिड्यूस हो, इट कैन बी एनीथिंग। अपने को उससे क्या लेना देना है? अपने को तो क्वांटिटी ज्यादा मिल रही है, जहां हमारा महीना 1.5 महीने जहां हमारा वर्थ इतने सारे पैसे खर्च करके 1.5 महीने कट जाते थे, अब हम उन्हीं उतने ही पैसों में, उससे कम पैसों में, उससे ज्यादा वर्थ यूज कर पा रहे हैं और 4 महीने में उस गुड को खत्म कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे आपकी जो मनी की वर्थ है वो भी इंक्रीज हो रही है। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो इनकम इफेक्ट है वो भी नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे जो प्राइस लेवल है जिसके रिडक्शन की बात हो रही है, उसके चक्कर में अपनी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो रही है। सो ये छोटे छोटे वो पॉइंट्स हैं जिन्हें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज दिस क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू कवर योर एमसीक्यू पार्ट एज वेल एज योर सब्जेक्टिव पार्ट।
अभी फिलहाल हमारा पेपर MCQ बेस्ड आ रहा है, जस्ट इन केस CMA इंस्टीट्यूट टर्न्स आउट टू बी कि हम ओल्ड पैटर्न फॉलो करेंगे, सो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू सिक्योर योर 6 to 8 मार्क्स। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल टू यू ऑल, एंड हम लोग आगे मिलेंगे दोबारा से नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन कीप स्टडिंग हार्ड, योर एग्जाम्स आर नियर एंड अपने को सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।